Hey guys, this is Samrat and you watching my channel The GSV Academy। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे CDP के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो कि आया हुआ क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, आप 1 सेकंड या 2 सेकंड वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो शिक्षण पद्धतियों और विषयों की ज्ञान में दक्षता, या फिर अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या पढ़ाने की उत्सुकता उस प्राथमिक शिक्षक में होनी चाहिए, या उस प्राथमिक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें धैर्य और दृढ़ता सही आंसर होगा, क्योंकि एक प्राइमरी विद्यालय में एक टीचर जो होगा वो अपने बच्चों को अगर कुछ भी सिखाएगा, अगर सिखाने योग्य होगा, तो उसके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। बिना पेशेंस के अगर बच्चा बार बार पूछ रहा है, अगर वो नहीं समझा पा रहा है, तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो हमने पढ़ा है कि पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक संवेदी पेशी अवस्था का, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो हम लोग इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो जन्म से लेके 2 साल तक होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से लेके 6 साल तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो होती है 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग 12 वर्ष से अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्र किससे संबंधित है आप बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो शुरू करते हैं। समझ बढ़ाने की तकनीक से पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मन का चित्र बनाने से। तीसरा पॉइंट है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। फोर्थ पॉइंट है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो आपके अनुसार कौन सा इसका आंसर हो सकता है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, क्योंकि मन का मानचित्र का इससे के संबंधित इसमें बताया गया है कि कोई भी कार्य करने से पहले जो हम लोग अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं वो होती है मन का मानचित्र। मतलब कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो हम लोग एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि मुझे इस मटेरियल से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से मुझे टाइम टेबल बना के अपना कंप्लीट करना है। मतलब एक पूर्ण लेआउट बना लेना मन ही मन में, उसको हम लोग मन का मानचित्र कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोगों का, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी एक हो सकता है। लेकिन ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना।
लेकिन सबसे सही पॉइंट ये है, क्षमता के अनुरूप, यानी कि बच्चों की क्षमता के अनुरूप, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। हमें प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने के संबंधित समस्याओं को हम लोग जब देखेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो हम लोग उनकी क्षमता के अनुरूप ही उन्हें समझाएंगे। अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग क्षमता होती है, उसके अलग अलग सोचने का तरीका होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखता है। तो सबसे वैलिड पॉइंट इसमें यही होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो आप बता सकते हैं, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं करने के अवसर उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि करने के अवसर उपलब्ध कराना। समझे? अब किसी भी विद्यार्थी को अगर आप अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तो वो खुद अपने अनुभव से, अपने वातावरण से, अपनी क्रिया से, अपनी सृजनात्मकता से वो जल्दी सीखेगा और लंबे समय तक वो उस चीज़ को याद रखेगा। इसीलिए ये पॉइंट सबसे वैलिड है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का सवाल ये होगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।